डेड बीट गैलोमीटर में कहां तक करवाया था बताओ? एडिंग डलवाई थी खाली। हाँ देखो गैलोमीटर में क्या होता है, गैलोमीटर में एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की कोई कॉइल होती है, ठीक है ना, जो किसी लोहे की फ्रेम के ऊपर और ब्रास के जो वायर्स होते हैं, तांबे के तार जो होते हैं, ठीक है ना, उनको लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, इससे कोयल को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, क्योंकि ये घूमती रहती है इसके अंदर, ठीक है ना, गैलोमीटर के अंदर ये कोयल घूमती रहती है, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए और एडी करंट का यूज किया जाता है। ठीक है, लिखो डेड बीट गैलोमीटर में लिखो लिखो टू गेट द coil of galvanometer, to get the coil of galvanometer in equilibrium state, to get the coil of galvanometer in equilibrium state, equilibrium state, eddy current is used, eddy current is used, eddy current is used। इसके नीचे एरो का सिंबल का लिखो इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर dead beat galvanometer, there is a coil, there is a coil consist from copper wires, consist from copper wires rotating in uniform magnetic field, there is a coil in dead beat galvanometer consist from copper wires rotating in uniform magnetic field, rotating in uniform magnetic field, then eddy current produced in, then eddy current produced in coil, produced in coil। इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग कोयल, the direction of rotating coil is opposite to flux changes, so coil comes in equilibrium state, so coil comes in equilibrium state, comes in equilibrium state। ठीक है, इसमें एक दो और भी हैं, वो आप लिख लेना अपने अकॉर्डिंग, तीन बहुत है खाली, दो यूज पूछते हैं एडी करंट के, कोई दो यूज लिखो, तीन मैंने करवा दिया आपको, बुक के अंदर दो दिए हो, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सर बहुत भी यूज होते हैं इसके, क्यों? चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, इंडक्शन फर्नेंस हो गया, डेड बीट गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है ना। स्पीडोमीटर के अंदर भी इसका यूज होता है। स्पीडोमीटर कौन सा? बाइक वाला, सुई वाला, डिजिटल नहीं, सुई वाला,
ठीक है ना। चलो ठीक है, अब आप एक काम करो, नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगाओ 2021, ये 3 नंबर का एग्जाम में आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन ए रेक्टेंगुलर लूप, इंड्यूस्ड EMF and current in a rectangular loop moving in a non-uniform magnetic field, moving in a non-uniform magnetic field, in a rectangular loop moving in a non-uniform magnetic field, moving in a non-uniform magnetic field। इसके आगे ब्रैकेट में लिखो, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो चार्ज कंजर्वेशन इन रोटेटिंग लूप, चार्ज कंजर्वेशन इन रोटेटिंग लूप, चार्ज कंजर्वेशन इन रोटेटिंग लूप, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इन ए लूप, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म होती तो जीरो हो जाएगा। आपके पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है, वो किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, ठीक है ना, उसका आधा पार्ट तो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और आधा पार्ट है बाहर। ठीक है, तब उसके अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और कितना करंट जनरेट होगा, एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और एक ये प्रूव करना है कि इसके मूवमेंट के कारण जो एनर्जी है वो कंजर्वेटिव होती है, एनर्जी है वो कंजर्वेटिव होती है। इसका मतलब कि उसके मूवमेंट के कारण कितना वर्क डन हुआ इज इक्वल टू हीट। ठीक है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, और हीट इज इक्वल टू क्या होती है, एनर्जी। हीट, वर्क डन, एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक है फिजिक्स का, इससे बड़ा लेंथी टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक है। और अगर इस चैप्टर से ये टॉपिक आ गया तो ये एक ही आएगा 3 नंबर का, बाकी इस चैप्टर से और कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर पिछले साल ये टॉपिक आ गया तो इस साल आएगा नहीं, ये भी ध्यान में कर लेना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर से आपको पहले यही रटना है। अगर ये पिछले साल नहीं आया तो आ गया तो इसको छोड़ देना, इस साल आएगा नहीं। ठीक है, लिखो सपोज ए रेक्टेंगुलर लूप ABCD, suppose a rectangular loop ABCD moving in non-uniform magnetic field B vector, moving in non-uniform magnetic field B vector, magnetic field B vector, magnetic field B vector। Suppose the length of the loop is small l, suppose the length of the loop is small l and breadth is small b, and breadth is small b, is small b. The area of the loop is capital A, of the loop is capital A,
कवर्ड इन स्मॉल टाइम dt, स्मॉल a कवर्ड इन स्मॉल टाइम dt। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ। मतलब इसका जो एरिया है वो है कैपिटल A, जो dt टाइम में ये कवर करता है। ठीक है ना, पूरा एरिया आपको काउंट नहीं करना है, यहां कितना अंदर है कितना बाहर है वही काउंट करना है। डायग्राम बनाओ इसका। एक बार रुको, डायग्राम पहले मेरे को बनाने दो। बनाओ डायग्राम। है ये तो इसकी लेंथ, ये होगी ब्रीथ इसकी b। एरिया कितना हो गया l इंटू बी, ये तो l इंटू बी। हाँ, लेकिन l इंटू बी यहाँ आपको काम में नहीं लेना है। आपको ये मानना है कि इसका इतना पार्ट इसके अंदर है और इतना ही पार्ट बाहर निकल गया। जितना अंदर होगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। मूविंग कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना, प्लेस्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग कर रहा है। ठीक है, हाँ। अब देखो एक मिनट, कोई भी स्मॉल एल लेंथ का वायर बी मैग्नेटिक फील्ड में और वी मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो और उसमें आई करंट फ्लो हो जाए। कोई भी स्मॉल एल लेंथ का वायर बी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो और उसमें आई करंट प्रोड्यूस्ड हो जाए या आई करंट फ्लो हो जाए, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आएगा, बिल साइन थीटा। ठीक है ना, कोई वायर जिसकी लेंथ स्मॉल एल हो, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के अंदर मूविंग कर रहा हो, ठीक है, या बी वेक्टर के अंदर पड़ा हो और उसमें कैपिटल आई करंट फ्लो हो जाए, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बिल साइन थीटा। यहां पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बी की जगह B1 करंट फ्लो रहा है, इसमें आई, इसमें करंट भी चलाओ भाई,
करंट फ्लो रहा है इसमें I, ठीक है, और इसकी L कितनी है, स्मॉल l, तो बिल साइन 90, ठीक है, इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा। ये बाद की बात है, फोर्स वाली बात बाद की आएगी। पहले तो अपने को इसमें क्या निकालना है, अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है इसका, ठीक है ना, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। फोर्स वाली बात बाद में करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? डायग्राम बना लिया, क्या लिखा, dt टाइम में ये एरिया कवर करता है, ठीक है। चलो डायग्राम के नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे लिखो, कंसिडर द कोयल इज मूविंग, कंसिडर द कोयल इज मूविंग, द कोयल या लूप एक ही बात है, द कोयल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्मॉल v, कोयल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्मॉल v, with constant velocity small v and cover small d distance in dt time, and cover small d distance in dt time, ठीक है। अब इसके नीचे एरो का सिंबल लिखो, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय कोयल, देखो एक मिनट नीचे लिखोगे आप, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, स्पीड इनटू टाइम, ये तो होता है या नहीं होता? ये डी डिस्टेंस कवर करता है, तो डी इज इक्वल टू स्पीड कितनी v और टाइम dt, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, v dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ये रेक्टेंगुलर लूप या रेक्टेंगुलर कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये बात लिखनी है कि जब ये मूव करता है तो इसका हाफ पार्ट राइट साइड का जितना बाहर निकलेगा उतना ही लेफ्ट साइड में इसके अंदर रहेगा। ये लेफ्ट साइड ये होगी, राइट साइड, सीधी सी बात है। तो जितना पार्ट बाहर निकला उतना ही पार्ट अंदर हो गया। तो जितने डिस्टेंस ये dt टाइम में ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, वो उसके इस एरिया के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है ना, कि इसने कितना एरिया इसका अंदर है, कितना बाहर है, ठीक है। जब ये इसमें मूवमेंट करेगा तो इसमें देखो एक वायर तो हो गया AB, दूसरा वायर BC, तीसरा CD, चौथा AD, 4 वायर हैं। इसका मतलब कि ये रेक्टेंगुलर लूप एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। आप ये मानोगे कि इसके 4 वायर्स हैं वो चल रहे हैं, रेक्टेंगुलर लूप नहीं चल रहा है, 4 वायर है वो चल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगा B1 और बाहर वाला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B2। कि इसके बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, अंदर से जब ये बाहर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना हुआ, कम या अधिक, उससे मतलब नहीं, आपको चेंज हो गया B2 और इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी ये इस मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो इसका आधा पार्ट तो आ जाएगा बाहर और आधा रहेगा अंदर, ठीक है। अंदर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है B1 और बाहर वाले पर है B2। यूनिफॉर्म तो मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकता। आप ये तो बोल नहीं सकते कि कैपिटल B है दोनों के ऊपर, क्यों? क्योंकि टॉपिक ही ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसका आप बनाओ तो सही कम से कम कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चेंज करनी है आपको।
तो आपने मान लिया कि इस साइड में जो चेंज होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो है V2 और इस साइड में क्या है V1। ठीक है, हाँ, तो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। suppose rectangular loop is moving from left to right side, is moving from left to right side, left to right side. Consider magnetic field in left side is B1 and right side is B2. Consider magnetic field in left side is B1 and right side is B2. Right side is B2 and capital A area of loop is present in magnetic field and same area capital A present in magnetic field and same area capital A and same area capital A present outside from magnetic field, present outside from magnetic field. Outside from magnetic field. So area of the loop, area of the loop to cover small d distance, so area of the loop to cover small d distance, स्मॉल डी डिस्टेंस क्या हो जाएगा एरिया। देखो एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, यहाँ पे बी क्या है स्मॉल डिस्टेंस मतलब डी, एल इंटू डी और ए इज इक्वल टू एल इंटू वी डी टी और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एल डी टी। इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखो यहाँ तक। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब अपने को निकालना है फ्लक्स, इस साइड का फ्लक्स और इस साइड का फ्लक्स, फिर E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, E आएगा और I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R, इसकी जो I है वो आ जाएगी, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो। सो मैग्नेटिक फ्लक्स of left side, magnetic flux of left side का इस साइड का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, फाइव वन इज इक्वल टू बी वन डॉट ए और फाइव वन इज इक्वल टू बी वन डॉट ए की वैल्यू वी एल डी टी। इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब इसके नीचे लिखना फ्लक्स रिलेटेड टू
राइट साइड। क्या हो जाएगा? फाई टू इक्वल टू बिट टू डॉट ए या फाई टू इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। जितना एरिया अंदर है उतना एरिया तो बाहर आएगा। तो ये VDT है तो ये भी VDT होगा, सीधी सी बात है। ये लेंथ L है तो ये भी लेंथ L ही होगी, ठीक है ना। ये B है तो पूरी नीचे वाली B होगी, सीधी सी बात है। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, अब इसके नीचे लिखो बट रिजल्टेंट फ्लक्स, बट रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा? डेल फाई या डी फाई इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। फाई टू की वैल्यू बी टू वी एल डी टी माइनस बी वन वी एल डी टी। तो डी फाई इक्वल टू बी टू माइनस बी वन वी एल डी टी। इक्वेशन नंबर 5। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? फैराडे और लेंज के लॉ से E इक्वल टू माइनस अपॉन डी टी। इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा? E इक्वल टू माइनस डी फाई की वैल्यू बी टू माइनस बी वन वी एल डी टी अपॉन डी टी कैंसिल। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी टू माइनस बी वन और वी एल, या E इक्वल टू बी वन माइनस बी टू वी एल। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां तो कोई दिक्कत? इसके नीचे लिखो अबोव इक्वेशन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ लूप। अबोव इक्वेशन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ लूप।
ठीक है। अच्छा, इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज कैपिटल आर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज कैपिटल आर, is capital R, then induced current in loop क्या हो जाएगा? हाँ, I इज इक्वल टू E अपॉन R। अब वो इक्वेशन E की वैल्यू V1 माइनस V2 VL अपॉन R, ये हो जाएगा आपके पास इंड्यूस्ड करंट। ये क्या है आपका इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अगर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछे तो आपको यहां तक करना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई इसमें कोई माथापच्ची भी नहीं है फालतू। लेफ्ट साइड का फ्लक्स, राइट साइड का फ्लक्स, ठीक है। ए इक्वल टू VL dt, दो चार स्टेप भी तो इसकी बीच में इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है, ठीक है। अब लगाओ हेडिंग, माथापच्ची इसमें है जो अब करवाऊंगा वो, और ये टॉपिक इसी का टॉपिक है, दूसरा नहीं, अलग नहीं है। इसी में 3 पार्ट हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट और चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है ना। चार्ज कंजर्वेशन वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कोई रेक्टेंगुलर लूप जब किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग करता है तो उसमें चार्ज जो है, सॉरी एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव होती है, ये प्रूव करो, ठीक है ना। अब आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला सिस्टम है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब लगाओ हेडिंग इसमें ब्लैक पेन से, इसी का टॉपिक अलग नहीं है, इसी का है, ठीक है ना। हाँ, हेडिंग लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन इन रेक्टेंगुलर लूप, एनर्जी कंजर्वेशन इन रेक्टेंगुलर लूप, इन रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। लिखो व्हेन रेक्टेंगुलर लूप ABCD इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, when rectangular loop is moving in non-uniform magnetic field, then its produced energy in the form of heat, its produced energy in the form of heat, and its wires AB, BC, CD and DA behave like a wire or conductor, behave like a wire or conductor,
वायर और कंडक्टर। सो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन द लूप is flowing in the loop from ADCBA, loop from ADCBA direction, ABCDA डायरेक्शन, ए से डी, डी से सी से बी और बी से ए डायरेक्शन, एंड मैग्नेटिक फोर्स acts on each wire due to this current flow, and magnetic force acts on each wire due to this current flow, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाओ दूसरा। चलो डायग्राम सिंपल सा ही बना लो, ज्यादा हार्ड मत बनाओ आप। शायद ये खुशखबरी आपने सुन ली होगी, 1 अप्रैल से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। दोबारा मैं जो लेट आए उनको बता रहा हूं, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो आ गया, है ना। जिस दिन का मैं वेट करता हूं कि प्रैक्टिकल कब आए, वो जल्दी आ गया। बनाओ डायग्राम। हमें तो फिजिक्स ने लुटा, केमिस्ट्री में गांधम था, क्यों? आज नहीं तो रिजल्ट आने के बाद में बोलेंगे कई बच्चे ये बात कि ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। हाँ भाई देखो, यहां तक क्या था, इक्वेशन नंबर 4 तक, क्यों? अब इसके अंदर आई की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू पुट करनी है। आई की वैल्यू क्या देखो, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, आई इक्वल टू V1 माइनस V2 VL अपॉन R। ये वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। V1 माइनस V2 इंटू VL अपॉन R इंटू
वी एल डी टी, वैल्यू पुट कर दी इसमें आई की, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, का स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हाँ अब अपने को H की वैल्यू निकालनी है, हीट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी या टी, और वो इसके इक्वल आ गई, इसका मतलब एनर्जी है वो क्या है, कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। हाँ अब इसके नीचे लिखो हीट प्रोड्यूस्ड बाई कोयल क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई की वैल्यू क्या है, B1 माइनस B2 BL अपॉन आर का स्क्वायर, क्यों B1 माइनस B2 BL अपॉन आर का स्क्वायर dt, H इज इक्वल टू होल स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल, इक्वल नहीं है दोनों वैल्यू, इसका मतलब EMI की एवरी सिचुएशन के अंदर एनर्जी है वो कंजर्वेटिव होती है, एनर्जी कंजर्व होती है। इक्वेशन 5 W इज इक्वल टू H, लिख लिया यहां तक, अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इसके नीचे लिखो इट इज क्लियर दैट, तो लिखो 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 लिख लो, लिखो इट इज क्लियर दैट in every situation of electromagnetic induction, it is clear that in every situation of electromagnetic induction
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एनर्जी इज कंजर्वेटिव, एनर्जी इज कंजर्वेटिव। ठीक है, बस नेक्स्ट टॉपिक लगा वर्डिंग सेल्फ इंडक्टेंस। ये टॉपिक पूरा हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, आपने किसी कॉइल के अंदर, किसी लूप के अंदर करंट फ्लो किया और उसी के अंदर फ्लक्स जो है वो चेंज हो गया, ठीक ना, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और एक लूप में आपने जो करंट है वो फ्लो किया, उसके पास रखे किसी दूसरे लूप में फ्लक्स है वो चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज हो गया मतलब ईएमएफ जनरेट हो गया, ठीक है ना। जिस लूप में फ्लक्स चेंज होगा उसी में ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपने किसी कॉइल के अंदर, किसी लूप के अंदर करंट फ्लो किया और उसी लूप में फ्लक्स चेंज हो गया, या फ्लक्स है वो प्रोड्यूस हो गया, या ईएमएफ है वो जनरेट हो गया। ठीक है, इसको तो बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और उसके पास रखे दूसरे लूप में या कॉइल में फ्लक्स है वो चेंज हो गया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अपना जो ट्रांसफॉर्मर होता है, गांव में जो बोलते हैं ना आप कि ये ट्रांसमीटर है, वो ट्रांसमीटर नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो सेल्फ का मतलब किसी कॉइल में आप करंट फ्लो करते हो और उसी कॉइल में फ्लक्स है वो चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, लिखो लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए लूप, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए लूप और coil, when electric current flows in a loop or coil, then its flux changes and induced EMF produced in it, and induced EMF is produced in it. This phenomenon is called self-inductance. This phenomenon is called self-inductance. Self-inductance. ठीक है, डायग्राम बना लो। ये कॉइल है, इसमें आपने करंट फ्लो किया बैटरी के थ्रू। इसमें फाई जनरेट हो गया। बुक देना एक बार।
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, फ्लक्स किस में प्रोड्यूस हुआ? सेम कोयल में, मतलब जिसमें आप करंट फ्लो करोगे उसी कोयल में फ्लक्स है वो चेंज होगा। इसका मतलब है चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। ठीक है, और फाई इक्वल टू एल आई। एल क्या है? एक कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, चलो इसके अंदर लिखो, अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑफ द कॉइल is directly proportional to flowing current in it। magnetic flux of the coil phi, ठीक है ना, magnetic flux phi of the coil is directly proportional to current flow या flowing current in coil। in coil इसे लिखो, then phi directly proportional to I, क्यों? और phi is equal to L I। phi is equal to L I। L क्या है? कांस्टेंट। इसके नीचे लिखो, वेयर कैपिटल L इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, where capital L is a constant called self called coefficient of self inductance, called coefficient of self inductance और इंडक्टर, INDUCT और इंडक्टर, इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं और इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से L इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई, कोई दिक्कत? फाई अपॉन आई। अब देखो, इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन L इक्वल टू, लिखो फटाफट, या फाई इक्वल टू L।
ठीक है। हाँ, अब इसके लिए लिखो दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द coil due to 1 ampere current. That means magnetic flux of the coil due to 1 ampere current is called coefficient of self inductance. Is called coefficient of self inductance. यहां तक कोई दिक्कत? इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो फ्रॉम फेराडे लॉ फेराडेज लॉ क्या होता है E इक्वल टू माइनस d∅/dt। ये तो होता है E इक्वल टू माइनस d∅/dt। फाइव इक्वल टू क्या होता है Li, देन E इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस d/dt Li और E इक्वल टू माइनस L di/dt। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर देना 2 या 3? 2, चलो ठीक है 2। अब देखो इफ माइनस di/dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्यों? di का मतलब एम्पियर, dt का मतलब सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। देन इक्वल टू क्या हो जाएगा L। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 1 एम्पियर पर सेकेंड या 1 एम्पियर रख दी, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा L। E बराबर L लिखो फटाफट। ठीक है। अच्छा, माइनस di/dt है, इसका मतलब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है और नेगेटिव में है, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, उसका लॉस हो रहा है। माइनस में है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट का लॉस हो रहा है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट का लॉस यदि 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाता है? सेल्फ इंडक्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिखो दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is equal to the induced EMF of coil when is equal to the induced EMF of coil when loss of flow of current, लॉस ऑफ एक मिनट ऐसे मत लिखो, इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, व्हेन रेट ऑफ लॉस ऑफ
फ्लो ऑफ करंट, व्हेन रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज यूनिटी, व्हेन रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज यूनिटी। ठीक है, चलो कल करेंगे और